नमस्ते दोस्तों, मैं कॉमरेड राजीव कौर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एनएफएलए मजदूर यूनियन के इस खास प्रोग्राम पे। दोस्तों, एक तरफ कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से पूरा भारतवर्ष लड़ रहा है, दूसरी तरफ हमारे सरकार जो है रेलवे और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस को निजीकरण के हाथ में देने का प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बैन इन रिक्रूटमेंट, डीए फ्रीजिंग, ये तमाम सवाल और तमाम मुद्दे पे आज इस प्रोग्राम पे डिस्कस होगा। और इस सब मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ आज मौजूद है, द लिविंग लेजेंड कॉमरेड राखाल दास गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी एनएफएलए मजदूर यूनियन, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रेलेवेंस फेडरेशन। और हमारे साथ मौजूद है एक मजबूत स्तंभ एनएफएलए मजदूर यूनियन के कॉमरेड दिलीप चक्रवर्ती जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एनएफएलए मजदूर यूनियन। और हमारे साथ मौजूद है the backbone of NFLA मजदूर यूनियन, कॉमरेड पीयूष चक्रवर्ती, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एनएफएलए मजदूर यूनियन। कॉमरेड, आप सबका स्वागत करता हूं एनएफएलए मजदूर यूनियन के इस खास प्रोग्राम पे। सबसे पहले मैं कॉमरेड राखाल दास गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार का जो ये मंशा है निजीकरण के बारे में, जो 151 ट्रेन, 50 स्टेशन, 109 रूटों पे जो चलाने का जो एक पैसेंजर ट्रेन को निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करने का जो मंशा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? नमस्कार। पहले आप सबको एक स्वागत है। हमने एक अजीब स्थिति पर गुजर रहा है। कोरोना वायरस देश में समूचे लोग को घबराने की काम कर रहा है। और आप सबके ऊपर हमारे अनुरोध है, घबराइए बात, पहले की हुई बात, तो सावधानी से रहिए और सावधानी से रहने से कोरोना आपसे दूर होगा। आपके बाल बच्चे के साथ, आपके परिवार के साथ अच्छा रहे, ये कामना हम शुभकामना आपको करते हैं। अभी रेलवे की जो इम्पोर्टेंस है, रेलवे और डिफेंस दोनों को इम्पोर्टेंस ही बताते हुए हमारे संविधान रचयिता अम्बेडकर साहब और संविधान रचना के समय जो लोग हमारे दिग्गज लोग था, वो लोग रेल को, ओनली रेलवे एंड डिफेंस को सेंट्रल लिस्ट में रखा है। देयर आर 3 लिस्ट, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, मतलब सेंट्रल क्या करेगा, स्टेट के क्या करेगा, अनदर है कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कर सकता है। तो इसीलिए रेल को और डिफेंस को खास करके ओनली सेंट्रल लिस्ट में रखा है, ताकि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देख रेख करे। एंड रेलवे इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन कंट्री। हमें 1962 में चाइनीज एग्रेशन का टाइम में जब करेंसी जला दिया तेजपुर में अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर, इसे जलाया नहीं, अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर लोग जेल छोड़ दिया। जेल में जितना कैदी था वो लोग को छोड़ दिया तेजपुर जेल में, तेजपुर नजदीक में है, बम जिले के नजदीक में है। मगर रेल मजदूर ड्यूटी नहीं छोड़ा, रेल मजदूर अपना ड्यूटी पर आड़ के रहा और रेल को आवागमन जिसे हो जाए, मिलिट्री के मूवमेंट जिसे हो जाए, इसीलिए बधाई था। और 1961 में चाइनीज 1960 पाकिस्तान के साथ हुआ, 71 में पाकिस्तान के साथ था, और बाद में हमारे कारगिल वार में भी रेलवे की लोग डिफेंस की एक सेकेंड लाइन के हिसाब से काम निभाया और सबको उसको बढ़ावा दिया। और बहुत किस्मत है, हम बढ़ावा समय पर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं। यही हमारी वर्षा है। रेलवे के लिए
डिफरेंट कंपनीज का अंदर में था। जब 1853 में स्टार्ट हुआ तो अंदर डिफरेंट कंपनीज था, और कंपनी का लोग रेल को चलाने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता था। कंपनी रेल से गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता रहा रेल चलाने के लिए। अल्टीमेटली इंडिया में 42 एक एक करके जो रेलवे है सरकार ने लिया है और सरकार चला रहा है, और रेल अच्छे से अच्छे चलते हैं। वर्तमान में हमें टोटल 30,000 ट्रेन चलाते हैं, इसमें 15,000 पैसेंजर, और हर दिन में जर्नी करता है 23 मिलियन पीपल, 2 करोड़ 30 मिलियन, 3 मिलियन, 2 करोड़ 3 मिलियन पीपल, यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं रेल। इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इक्वी फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम है और जगह भी कम लेता है आने जाने के लिए, लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम। और रेल को सरकार ने अच्छे से अच्छे चलाने के लिए जो काम करते हैं, और ये रेल जो है सबसे कमती पैसा से लोग चल सकता है। अब अंदाजा लगाइए, पैसेंजर ट्रेन में 1 से 45 किलोमीटर तक किराया है 10। अब बस में भी चलिए, रोडवेज का बहुत लोग बोलता है बस चलते हैं, 45 किलोमीटर जाने के लिए बस में कम से कम 80 से 90 रुपया लगेगा, लेता है, तो देना पड़ता है। रेलवे एम्प्लॉय जो है ये लैक्स एंड लैक्स पीपल ट्रेन एम्प्लॉय है। ये रेलवे में जो देश के एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इसको बहुत हम ये नहीं बोलता है जो पूरा समस्या समाधान कर देता है, मगर सबसे जास्ती लोग रेलवे में नौकरी करते हैं, रेल चलाने का काम करता है। अब अंदाजा लगाइए वर्तमान में जो पैंडेमिक सिचुएशन, रेलवे एम्प्लॉय 24 घंटा नौकरी करता है, 7 दिन नौकरी करते हैं, लगातार 30 दिन चलते हैं। जो आज भी कोरोना की वजह से बहुत सा समस्या हुआ, मगर चाहे अनाज के हो चाहे खाना के हो, ये समस्या नहीं, इसीलिए नहीं हुआ। चावल दाल तेल दूध जो है, रेल कर्मी रेल एम्प्लॉय भारत की एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा रहा है, और इसीलिए ये समस्या नहीं हो रहा है। अदरवाइज देश में भूखमरी ने लोग को मरना पड़ेगा। जो 1943 में अकाल हुआ, लोग हमने खुद देखा है, उसे लोग को मरना पड़ता है। हालांकि लोग मरता नहीं है, वो तो बीमार में मरता है, इसके लिए इलाज होना चाहिए। और रेलवे जो है, अब किसी भी मतलब रेल का कोई एक जमात देखिएगा, इट इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जहां हर लोग हम प्रांतीयता लेके चलते हैं, और रेलवे की जो है ये देश की इंटीग्रिटी के विचार है, और इसको विचार को बनाए रखना चाहिए। ये रेल को प्राइवेटाइज करने के लिए हमारे दिलीप भाई बताएंगे। रेल को प्राइवेटाइज करने के लिए सरकार लगा है। लास्ट 16 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें हमारे रेल में माननीय रेल मंत्री गोयल साहब भी आए। इनको बोलने का था ये रोडवेज अच्छा चलता है, एयर रेल अच्छा चलता है,
कहे वो प्राइवेट रेल में चला गया, तो इसीलिए आपको चलता है रेल ठीक ठाक नहीं चलता है। हम आपको बताना चाहते हैं एयरवेज अच्छा चलता है। क्या है अच्छा चलता है? सहारा एयरवेज था, बंद हो गया। किंगफिशर एयरवेज था, बंद हो गया। और जेट एयरवेज था, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अच्छा चलता है तो 3 एयरवेज का बंद हुआ। और ये 3 एयरवेज बंद होने से ये लोग बैंक से लोन लिया, बैंक को नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और इसको भरपाई आम जनता को देना पड़ता है। इस भरपाई उसको जो है आम जनता को देना पड़ता है। ये प्राइवेट होने से किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, और पैसेंजर ट्रेन को समय सीमा ये भी नहीं रहेगा। जहां तक सेफ्टी के सवाल है, लंदन में प्राइवेटाइज किया था, बाद में प्राइवेट कंपनी खरीदा था, वो लोग सेफ्टी एस्पेक्ट नहीं रख नहीं सका, बोला सरकार को हमको भरपाई देना पड़ेगा, ये सब्सिडी देना पड़ेगा, तब हम चलाएंगे। बाद में टैक्स जो है बैक टू दी रेलवे न्यूजीलैंड में हुआ और जगह जगह पर हुआ है। ये रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के सवाल जो हम पहले ही बताया है, हम ये नहीं बोलता है रेलवे पूरा हल कर दिया, मगर बहुत सा हल करते हैं। और ये पब्लिक सरकार ने, रेलवे बोर्ड ने इस दिन में एक ऑर्डर इशू किया 19 जून को, और इसमें दिया है ये ब्रांच लाइन जो है आने को ब्रांच लाइन वो बंद कर, क्योंकि आने को ब्रांच लाइन बंद करने से यहाँ देश में प्रगति नहीं हुआ। ब्रांच लाइन है, ब्रांच में लोग आवागमन करते हैं, सामान आवागमन करते हैं, तो मुझे बंद हो जाएगा। और खास करके हमारे नॉर्थ ईस्ट ब्रांच लाइन भी चापाल मुक्त सुविधा ये ब्रांच लाइन है हमारे, और जो ब्रांच लाइन है वो बंद हो जाएगा, लोग को आवागमन बंद हो जाएगा। ऐसे ही तो हमारा नॉर्थ ईस्ट वर्तमान में आपको नागालैंड का कैपिटल है नागालैंड का कैपिटल, आपको मिजोरम का कैपिटल, आपको सिक्किम का कैपिटल, मेघालय का कैपिटल अभी भी रेल से जुड़ा नहीं है, और वो लोग को तकलीफ हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये तो पब्लिक का ये होगा, हम चंद शब्द में बता रहा है। और रेलवेमैन की क्या होगा, रेलवेमैन को इस पैंडेमिक सिचुएशन का सुयोग लेके सरकार ने डीए फ्रीज कर दिया, सरकार ने डीए पेंशन वाले है वो फ्रीज कर दिया, 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया, एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया, बैन इन रिक्रूटमेंट कर दिया, जिसकी एक्सेस वर्कलोड लोग को देना पड़ेगा, जॉब इनसिक्योरिटी हो गया। और इसमें रेल को, एम्प्लॉय को बहुत सा क्षति हो रहा है। और बोला है जो प्राइवेट चलाएगा बहुत अच्छा चलाएगा, बीच में सरकार ने एक नोटिस इशू किया, टेंडर कॉल किया, इसमें लिखा है जो टेंडर देगा उसको, रेल को वर्तमान में 160 किलोमीटर तक पर आवर चलते हैं, इससे भी जास्ती पावर होना चाहिए, इससे भी जास्ती पावर होना चाहिए। अब तो इस बीच में अखबार में सरकार का बयान आया, ये 130 किलोमीटर का रफ्तार में चलने से 10 to 15% टाइम कम होता है।
तो 160 के ऊपर जाएगा, 130 और 160 का 130 क्या 160 के ऊपर है क्या? हम रेल मंत्री जी को पूछना चाहते हैं। और बोला है 70% ऑफ द कोचेस देश में होगा और 30% ऑफ द कोचेस बाहर से आएगा। एक तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है, अब वर्तमान में 100% कोचेस वहां से आता है, 30% कोच बाहर से आएगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने बोलता है मेक इन इंडिया। तो वेयर इज मेक इन इंडिया? अब जहां इंडिया से होता रहा वो बाहर दे रहा है, बाहर दे रहा है। इधर मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया किया क्या? मेक इन इंडिया किया क्या? तो हम और कॉन्ट्रैक्टर लोग के पास जाने से कॉन्ट्रैक्टर लोग जो एम्प्लॉई होगा उसको पैसा कम देगा, उसको जो सोशल सिक्योरिटी नहीं देगा। और फायर एंड फायर आज लिया कार्य भगा दिया चलेगा। किसी भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो वर्तमान में सरकार नहीं कर सकता है, रेल के ट्रेड यूनियन की वजह से, ऑल इंडिया रेलिवेंस मजदूर यूनियन की वजह से नहीं कर सकता है। सरकार करने का हो सकता है, मंशा भी है, मगर नहीं कर सकता है ये सवाल। तो आपको कॉर्पोरेट हाउस को देगा, कॉर्पोरेट हाउस क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा, लोन लेके टेंडर भरेगा और बाद में बोलेगा हमको चलता नहीं है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, और इसको जनता के ऊपर बोझा का रूप से बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वर्तमान में 10 लाख करोड़ के ऊपर है। और इस मुझे हमारे कॉर्पोरेट हाउस जो लोन लिया है, लोन पेमेंट नहीं करते हैं, चलाने नहीं सकता है, इसीलिए है। तो ये बड़ा बोझ हमारे ऊपर होगा। कोविड सिचुएशन में हमको क्या क्या करना है हम बाद में बताएंगे। अभी दिलीप भाई को हम आह्वान करते हैं, हालांकि राजीव ही आह्वान करेगा, और राजीव को छोड़ देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद कॉमरेड अकलदास गुप्ता जी, आप बढ़िया से हमको बताएं कि रेलवे प्राइवेटाइज अगर होगा, जो गवर्नमेंट का प्रक्रिया है प्राइवेटाइज करने का, उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, आम जनता को भी क्या नुकसान हो सकता है। एटिया मैं माननीय दिलीप चक्रवर्ती महोदय जवाब विचारिছো। कमरेड दिलीप चक्रवर्ती डांगरिया, আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে যিটো নীতি লৈছে ৰেল ব্যক্তিগতকৰণ, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ ৰেল কৰ্মী, আমাৰ 12-12.5 লাখ ৰেল কৰ্মী আছে ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে, তাতে কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, এইটোৰ বিষয়ত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? ৰাজীৱ নমস্কাৰ, মই জয় জয়তে আটাইকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। ব্যক্তিগতকৰণৰ ফলত শ্ৰমিকে কি ধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিসমূহৰ আঁৰত কেনে ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে সেইবোৰ বিষয়ে আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিজেপি চৰকাৰে শাসনভাৰ লোৱাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে মন্দাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা আৰম্ভ হ'ল। লাহে লাহে এই মন্দাৱস্থাৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈ পৰিব ধৰিছে। এই মন্দাৱস্থাৰ বাবে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভুল নীতিয়ে দায়ী। এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা দেশৰ বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদসকলে বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰি আহিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মন্দাৱস্থাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া ৰেল, কয়লা, খনিজ সম্পদ, তৈল ক্ষেত্ৰ, বিমানবন্দৰকে আদি কৰি বুনিয়াদী খণ্ডত ইতিমধ্যে দেশী বিদেশী পুঁজিপতিৰ ওচৰত বিক্ৰী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৱতীয় ব্যৱস্থাও সম্পন্ন কৰিছে। কথা হ'ল দেশৰ জাতীয় সম্পদসমূহ, কিন্তু ই জানো স্থায়ী সমাধান? গতিকে এইবোৰৰ পৰিকল্পনা যে দেশৰ হিতৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থতে কৰিব ধৰিছে, সেয়া বুজিবলৈ আমাৰ কাৰো বাকী নাই। ৰাজীৱ, এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ মূল প্ৰশ্নলৈ। ৰেল ব্যক্তিগতকৰণৰ ৰেল শ্ৰমিকৰ সম্ভাৱ্য লোকচানসমূহ। ভাৰতীয় ৰেল হৈছে দেশৰ জীৱন ৰেখা স্বৰূপ।
মুনাফা অৰ্জনে ইয়াৰ মুখ্য লক্ষ্য নহয়। জনসাধাৰণৰ সেৱাই হৈছে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। অতি কম খৰচী বুলি পৰিগণিত হোৱা ৰেল হৈছে জনসাধাৰণৰ যাতায়াতৰ মাধ্যম। দেশবাসীক অতি কম খৰচত দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিও কিন্তু ৰেল লাভজনক অৱস্থাতে আছে। এনেকুৱা নহয় যে আমি লোকচান ভৰি দেশৰ বা জাতিৰ সেৱা কৰিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ, যোৱা 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষৰ হিচাপ মতে ৰেলত 6,014 কোটি টকা লাভ হৈছিল। আমাৰ যিটো পৰিসংখ্যা আছে, হয়তো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। গতিকে ৰেল বিভাগে নিজৰ লোকচান নোহোৱাকৈ দেশবাসীৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। এইটো কম ডাঙৰ কথা নহয় যে এহাতে আমি লোকচানো হ'ব দিয়া নাই আৰু দেশবাসীক আমি সেৱাও কৰি আহিছোঁ। তৎসত্ত্বেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰেল ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ ওলোৱাটো অতি উদ্বেগৰ বিষয়। ট্ৰেইনবোৰ ব্যক্তিগত কোম্পানী গতাই দিলে নিশ্চিতভাৱে ৰেলৰ ভাড়া অত্যাধিক বৃদ্ধি পাব। আমাৰ ৰাখাল দাই কৈছে যে এইটো দুগুণ হ'ব। এতিয়া যিটো ভাড়াত আমি অহা যোৱা কৰি আছোঁ তাতকৈ দুগুণ ভাড়া হ'ব। আৰু ৰেলৰ লগত জড়িত লাখ লাখ সৰু সুৰা ব্যৱসায়ীৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব। আমি সকলোৱে জানো যে ৰেলৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক পৰোক্ষভাৱে হওক বহু নিবনুৱাই কিন্তু কৰ্মসংস্থাপন পাই আছে। চাহ বিক্ৰী কৰিয়েই হওক বা আন কিবা উপায়েৰে ৰেলৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি আছে। আৰু সেই মানুহবিলাকৰ কিন্তু পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ব। আনহাতে ৰেল শ্ৰমিকে পাই থকা বিভিন্ন সা সুবিধাসমূহ কৰ্তন কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ৰেল শ্ৰমিকৰ আন্দোলনৰ ফলত আমি পাই থকা ডিএ ফ্ৰিজ কৰি দিয়া হ'ল। ডিএ ফ্ৰিজ কৰাৰ লগে লগে অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যন আৰু NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নোলোৱা হ'লে হয়তো জুলাই মাহত পাবলগীয়া ইনক্ৰিমেণ্টটো বন্ধ কৰি দিলেহেঁতেন। কিন্তু ভৱিষ্যতেও যে বন্ধ নকৰিব তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই। ইতিমধ্যে পথ কৰ্তনৰ আদেশ দিয়া হৈছে। ফলত কৰ্মৰত ৰেল কৰ্মীৰ ওপৰত কামৰ বোজা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাব। ইতিমধ্যে 1990-91 কৰ্মৰত 16,52,000 পৰা কৰ্মচাৰী কৰ্তন কৰি বৰ্তমান সময়ত 12 লাখতকৈও কম হৈছে। চৰকাৰে হয়তো খুব সোনকালে কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 8 লাখলৈ নমাই আনিব পাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ সতি সন্ততিসকলে চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত যি সময়ত কোটি কোটি ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে, যি সময়ত মোদী চৰকাৰে বছৰি 1 কোটি যুৱকক কৰ্মসংস্থাপন দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি শাসনৰ গাড়ীভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই সময়তে পথ কৰ্তন ব্যক্তিগতকৰণ এইবোৰৰ কিন্তু কুপ্ৰভাৱ পৰিব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি যে মানি চলা নাই, তাৰ বিপৰীতে কাম কৰি আছে, এইবোৰ একোটা জ্বলন্ত প্ৰমাণ। হয়, মুঠতে মেক ইন ইণ্ডিয়া শ্লোগানৰ আঁৰত বহুজাতিক কোম্পানী অনুপ্ৰৱেশৰ বাবে ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া হৈছে। গতিকে এনে এক পৰিস্থিতিত আমি এক উদ্বেগৰ বিষয় যে যি সময়ত আমি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিছোঁ, তেনে সময়ত অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যন অথবা NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নৰ বাহিৰে আন কোনো শ্ৰমিক সংগঠনে এই বিষয়ত আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এইটো আমাৰ বাবে সঁচাকৈয়ে অতি উদ্বেগৰ বিষয়। কাৰণ এই সময়ত এনেকুৱা এক দেশৰ পৰিস্থিতিত আমি আটাইয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে আন্দোলন কৰিব পাৰিব লাগিছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে অকল মাত্ৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যন আৰু NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নে এই লকডাউনৰ সময়তো, এই কৰোনা মহামাৰীৰ সময়তো কিন্তু আন্দোলন কৰি আছে। আমাৰ শ্ৰমিকসকলে, আমাৰ ইউনিয়নৰ সদস্যসকলে ৰাইজক সহায় আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও এইবোৰ বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু ভয় কৰা নাই, শংকা কৰা নাই, চাকৰি যাব বুলি ভয় কৰা নাই, মহামাৰী আহিব বুলিও ভয় কৰা নাই। তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ কাম কৰি গৈছে, ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, ৰেল শ্ৰমিকৰ সেৱাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। সেয়েহে যিটো পৰিস্থিতি হৈছে ই শ্ৰমিকৰ বাবে মুঠেও শুভলক্ষণ নহয়। মই আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত ৰেলকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় শ্ৰমিক সংগঠনসমূহ, আটাইবোৰ কেন্দ্ৰীয় শ্ৰমিক সংগঠনসমূহ এইবোৰ বিষয়ত মাত মাতিব, প্ৰতিবাদ কৰিব আৰু আন্দোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। অন্যথাই কিন্তু আমাৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি যে হ'ব সেয়া ধ্ৰুৱ, সেয়া নিশ্চিত। সেয়েহে তথাপি মই লগত আৰু এটা আশা কৰিম যে কোনো আগবাঢ়ি নাহিলেও অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যন আৰু NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নে যেনেদৰে 1960, 1968, 1974 চনৰ আন্দোলন কৰিছিল আৰু সেই আন্দোলনৰ ভিতৰত আমি বহুত প্ৰাপ্য আমি আদায় কৰিব পাৰিছিলোঁ। মই এতিয়াও আশা কৰিছোঁ
যে কোনো আগবাঢ়ি নাহিলেও অল ইণ্ডিয়া ৰেলৱেমেন্স ফেডাৰেশ্যন আৰু NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নে অকলে যুঁজি হ'লেও এইবোৰৰ পৰা দেশবাসীক পৰিত্ৰাণ দিব। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ কমৰেড দিলীপ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া। আপুনি ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিলে যে ব্যক্তিগতকৰণৰ ওপৰত আমাৰ ৰেল শ্ৰমিক ৰেল কৰ্মীক কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। মোৰ আশা আপুনি কোৱা মতে যে চবে আজিৰ ডেটত চবে যোনে আমাৰ এই ভিডিঅ' চাই আছে, আপোনাৰ এই কথাখিনি শুনিছে, চবে আমাৰ লগত থাকিব, আমাৰ আন্দোলনৰ লগত যোগদান দিব, মোৰ এইটো আশা কৰিছো। अभी मैं इसी मुद्दे पे तो जारी रखते हुए मैं कॉमरेड पीयूष चक्रवर्ती जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे मेरा आह्वान है, मेरा एक अनुग्रह है कि 19/6 को और 2 जुलाई को रेलवे बोर्ड से लेटर दिया गया है जिसमें सारे जोनल रेलवे मैनेजर को लिखा गया है कि बैन ऑन रिक्रूटमेंट, स्टाफ कार्टेलमेंट और तमाम मुद्दा, इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया होगा, आपका क्या राय है कॉमरेड पीयूष चक्रवर्ती जी? साथियों, अब तक हमारे जो रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है और उसके लिए हम रेल कर्मचारियों और जनता के ऊपर क्या असर होगा उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोग ने सुना। राखलदा ने भी बताया बहुत विस्तृत रूप से और दिलीप चक्रवर्ती, कॉमरेड दिलीप चक्रवर्ती जी ने भी बताया। अब राजीव जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा, 19 जून को रेलवे बोर्ड ने जो चिट्ठी इशू किया वो था रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब जो खर्च होता है रेल चलाने के लिए उसको उसमें कटौती कैसे होगा, कैसे कम किया जाएगा। और दूसरा 2 जुलाई रेलवे बोर्ड ने एक इशू किया, चिट्ठी इशू किया सारे जनरल मैनेजर्स को। उसमें है जो पोस्ट का सृजन होता है, वो पोस्ट का सृजन में कैसे नया पॉलिसी एडॉप्ट किया जाए, उसको कैसे रिव्यू किया जाए, अभी जो है उसको कैसे रिव्यू किया जाए। तो उससे पहले ये दोनों क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में 2-4 शब्द बोलना चाहूंगा जो राखलदा ने विस्तृत रूप से बताया। फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। ये मेरा अनुभव है, जब रेलवे में ज्वाइन किया था मैंने, तब से यही एक ही आवाज कान में गूंज रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज होने वाला है, रेलवे का भट्टा बैठने वाला है। वो मेरा 35 साल नौकरी तो हो चुका और मैं इतना तो देखा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स लोगों का बात है, ये जो पॉलिटिशियंस का बात है, वो तो बात की बात है, लेकिन रेल का बहुत तरक्की हुआ ये 35 साल में, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 35 साल में रेल इतना आगे बढ़ सकता था, आगे बढ़ सकता है। ये किसके लिए हुआ? ये जो रेलवे का तरक्की हुआ, इसके क्रेडेंशियलिटी किसके ऊपर जाते हैं? हम रेल कर्मचारियों के ऊपर जाते हैं, जो एसी रूम में बैठे रहते हैं या जो पॉलिटिशियन लोग इलेक्शन के टाइम में दौड़ते हैं इधर से उधर और रेलवे को गाली देता है, जब जरूरत होता है रेलवे को प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं, उन लोग का नहीं। ये हमारा रेल कर्मचारी के कमाई, ये हमारा रेल कर्मचारी का देन है कि रेल का इतना तरक्की हुआ, आज गांव-गांव में रेल पहुंच गया। साथियों, ये 35 साल पहले का बात आप लोग को बता रहा हूं। बीच में 1998 में लखनऊ में हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अधिवेशन हुआ था। वहां हमारा एक स्लोगन था, मेन स्लोगन, रेल बचाओ देश बचाओ। 99 सॉरी 1999 में हुआ था, रेल बचाओ देश बचाओ। तो उसमें हमारा उमराव पुरोहित जी प्रेसिडेंट हुआ करते थे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को, और जेपी चौबे जी थे जनरल सेक्रेटरी, हमारे राखालदास गुप्ता जी आज के जो AIRF के प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारा AGS हुआ करते थे। इन तीनों ने हर अधिवेशन को चलाते थे उस टाइम। तो इन तीनों जो मंच में बैठे थे, वहां बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था
रेल बचाओ देश बचाओ। तभी से ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और एनएफएलए मजदूर यूनियन ये आवाज उठाया कि रेलवे को अटैक हो रहा है, आप लोग देख नहीं पा रहे हो। जैसे कोविड का अटैक हुआ, हम कोई आंखों में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एआईआरएफ और एनएफएलए मजदूर यूनियन समझ गया था कि रेलवे के ऊपर आक्रमण हुआ, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था सबका। तभी से हम लोग ये आंदोलन जारी रखा। 2002 में कहां से टपका जाके राकेश मोहन बोल के कोई ब्यूरोक्रेट, उनका राकेश मोहन को लेकर एक कमेटी बनाया था रेलवे को प्राइवेटाइज कैसे किया जाए। 2001। हाँ 2001 अच्छा 2001, एक साल पहले। तो 2001 में राकेश मोहन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है सबमिट हुआ। हॉस्पिटल प्राइवेटाइज करो, स्कूल प्राइवेटाइज करो, मिनिस्टरियल स्टाफ को उठा दो, ओनली कोर एक्टिविटीज को रेलवे में रहना है, बाकी सारा प्राइवेटाइज कर दो। उस टाइम में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, एनएफएलए मजदूर यूनियन मिलकर ऐसा जंग छेड़ा था सरकार के अगेंस्ट में। वो सरकार, तब नीतीश कुमार जी हमारे रेल मिनिस्टर हुआ करता था, वो भादोदरा जो ऑफिसर लोग का ट्रेनिंग कॉलेज है ना, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कि रेलवे को प्राइवेटाइज करेंगे या नहीं करेंगे ये लेकर। तो वहां भी उमरा अमल पुरोहित जी, जेपी चौबे जी और रखल दास गुप्ता जी ने लीड किया था। वहां बहुत सारे एक्स रिटायर्ड सीआरबी, रिटायर्ड रेलवे बोर्ड मेंबर, इन लोग पार्टिसिपेट किए थे। और तब के रेल मिनिस्टर नीतीश कुमार जी थे, हमारे लीडर्स लोग थे। एक अच्छा से वहां सेमिनार हुआ। होने के बाद जब हमारे ये 3 मूर्ति उमरा अमल पुरोहित जी, जेपी चौबे जी, रखल दास गुप्ता जी, जो भाषण वहां रखा स्टाफ कॉलेज में, ऑफिसर स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में भादोदरा में, वो रेल मिनिस्टर वहां बोलने के लिए मजबूर हो गए थे, ठीक है राकेश मोहन जी का जो ये रिपोर्ट, ये हम लागू नहीं करेंगे। लागू तो नहीं हुआ, तो वो लागू तो नहीं, मतलब वो बंद करके तो रखा, फ्रीज में रख दिया, लेकिन वो अभी तक उसका स्क्रैप नहीं हुआ, मतलब एकदम पूरा खत्म नहीं हुआ। उसी को आधार पर ये 2015 में विवेक देबराय एक कमेटी बना, विवेक देबराय को लेके एक कमेटी बना। उनका भी वही एक ही कहना है जो राकेश मोहन ने कहा था, उसको भी विरोध करके आज तक हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, रेलवे पहले से बोला जा रहा है कि रेलवे का भट्टा बैठ जाएगा, रेलवे लॉस में जा रहा है, रेलवे का लॉस हो रहा है, ये सब तो बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग को बोलना चाहूंगा, जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे, तब 2005-2006 का बात मैं बोल रहा हूं, तब भी रेलवे का 20,000 करोड़ रुपीस सरप्लस हुआ था। वो कैसे? तब भी तनख्वाह देते थे रेलवे लोगों को, तब भी सबका पेंशन मिलता था रेलवे एक एम्प्लॉय लोगों को, तब भी हमारा जो सोशल बर्डन है वो भी, उसका भी हम लोग उठाते थे। तब तो 20,000 करोड़ रुपया लालू जी ने करके दिखाया कि रेलवे ठीक ठाक अगर चले तो रेलवे कभी लॉस में नहीं जाएगा। 2014 से पहले कभी रेल लॉस में नहीं गया। ऑपरेटिंग रेशियो, इवन ये जो हमारे बजट को मर्ज कर दिया, रेलवे बजट और जनरल बजट, उससे पहले भी रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो कभी 100 के आसपास नहीं था। 90, 88, 90, 92 इसके बीच घूम रहा था। मतलब हम लोग हमेशा नफा पे था। आप कोविड आया तो कोविड के टाइम कैसे हम नफा का बात करेंगे, कैसे फायदे का बात करेंगे, जहां सारे ट्रेन बंद है। चल रहा है गुड्स ट्रेन चल रहा है, कुछ पार्सल ट्रेन चल रहा है, कुछ पैसेंजर ट्रेन कुछ चल रहा है। जैसे रखलदास शुरू में बताया आप लोग को कि 23,000 ट्रेन हर रोज चलता था हम लोग का, अब जाके 1,000 ट्रेन भी हर रोज नहीं चल रहा है, तो अभी तो थोड़ा लॉस होगा ही।
रेलवे मैन ये वादा करते हैं, AIRF ये वादा करते हैं और NFRL मजदूर यूनियन ये वादा करते हैं, जो आज लॉस हो रहा है इसको हम लोग नाफे के रास्ते में ले जाएंगे। आज हो 1 साल पूरा लगे, 2 साल पूरा लगे, रेलवे के हम लोग कभी घटने नहीं देंगे। रेलवे का मुनाफा हम हमेशा इसको आगे लेके जाएंगे, हम हमेशा फायदे में लेके जाएंगे। दूसरा बात है, आप लोग रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। तेजस एक्सप्रेस का नाम आप लोग सुने होंगे। तेजस एक्सप्रेस में जो लोग सफर किए हैं उन लोग से बात किया हम लोग को पता चला, तेजस एक्सप्रेस लखनऊ टू दिल्ली पहुंचते हैं 6 घंटा 30 मिनट पे। और वैसा ही एक ट्रेन हम लोग का है स्वर्ण शताब्दी, वो लखनऊ टू दिल्ली पहुंचते हैं 6 घंटा 35 मिनट में। कितना फर्क है? 5 मिनट, 5 मिनट, राइट। तो 5 मिनट का फर्क है। जो हमारा किराया है, हमारा इंडियन रेलवे का ट्रेन है, उसका किराया कितना है? सपोज 600 रुपया है, तो उसका है 1100 रुपया किराया। 5 मिनट पहले पहुंचेगा इसलिए। और क्या किया है? हमारा ड्राइवर, हमारा गार्ड, हमारा सारे स्टेशन मास्टर्स, हमारा पटरी, सब कुछ हमारा IRCTC को देके बैठे हैं। प्राइवेटाइज IRCTC चला रहा है। IRCTC क्या दिखा रहा है? अगर तेजस एक्सप्रेस से 1000 रुपया का टिकट सेल हुआ, IRCTC कहते हैं कि 1000 रुपया फायदा हुआ। अरे मेंटेनेंस का खर्चा कहाँ जाएगा? हमारा डीजल जो जल रहा है उसका पैसा कहाँ जाएगा? हमारा मैन पावर का पैसा कहाँ जाएगा? लेकिन सरकार का कहना है तेजस एक्सप्रेस में बहुत नफा हुआ। क्या नफा हुआ? जो जितना टिकट सेल किया उसी को ही फायदा दिखाया। ये तो नहीं हो सकता है। ये आज के तिथि में कोई नहीं मान लेते हैं। साथियों, अब मैं जाना चाहूंगा, राजीव जो क्वेश्चन किया मुझे, रेल बोर्ड ने एक चिट्ठी इशू किया सारे जनरल मैनेजर्स को, कैसे जो रेलवे का एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होता है, उसको कैसे कटौती किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये तो मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टाफ का ऊपर असर हुआ। मतलब जैसे स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा दबाया जाए, वैसे उसी हिसाब से ये चिट्ठी बनाया। जैसे कि देखिए, उसका पहला मुद्दा है स्टाफ कॉस्ट। तो स्टाफ कॉस्ट में क्या कहा गया? नया कोई पोस्ट क्रिएट नहीं होगा, उसको फ्रीज करना है। जो दूसरा पॉइंट है वो है जितना पोस्ट लास्ट 2 साल में क्रिएट हुआ है, अगर उसमें रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो उसको रिव्यू करना चाहिए, किस एंगल से सरेंडर कर सके उसी एंगल से। तीसरा है वर्कशॉप में मैन पावर रेशनलाइज करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि उसका जो अलाउड टाइम है उसको देखना पड़ेगा, ताकि बोनस को कम किया जा सकता है, इंसेंटिव बोनस को कम किया जा सकता है। उसके बाद पीआरएस को कम करना है। पीआरएस कम करने के बाद जो स्टाफ रहेगा, जो स्टाफ बचेंगे, उन लोगों को दूसरा कोई कहीं रिडिप्लॉयमेंट करना नहीं। उसके बाद है जो टीए ओटी ये सब हो रहा है, उसमें 50% कटौती होना चाहिए। टीए ओटी ये इसमें 50% कटौती होना चाहिए। और जो कंट्रोलेबल अलाउंस है, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस, जैसे किलोमीटर अलाउंस, ये सब भी 33% टू 50% कटौती करने के लिए उसमें सुझाव है। उसके बाद है, अभी सब आप लोग भी सुन रहे हैं और चारों ओर वही चल रहा है कि ई ऑफिस 100% ई ऑफिस में काम होना चाहिए। 100% ई ऑफिस में काम होना चाहिए, अच्छा बात है। स्टाफ लोग का ट्रेनिंग भी चल रहा है, कहीं कहीं इम्प्लीमेंट भी हुआ, काम चल रहा है। लेकिन दूसरा और फिर बोल रहा है इसी कमेटी ने, इसी चिट्ठी में बताया गया
नया कंप्यूटर मत खरीदो, उसमें पाबंदी लगा दिया, नया प्रिंटर मत खरीदो, उसमें पाबंदी लगा दिया। अगर ये सब में पाबंदी लगा दिया तो कैसे चलेगा ई ऑफिस? ई ऑफिस चल नहीं सकता है। ई ऑफिस चलाने के लिए नया कंप्यूटर चाहिए, नया स्कैनर चाहिए, नया एंटीवायरस चाहिए, वो सब भी सारा पाबंदी लगा दिया। दूसरा और बोल रहा है ये चिट्ठी कि ई ऑफिस चालू हो गया, इसके लिए अभी तो स्टेशनरी कम कर देना है, कार्टिज जो हम लोग डिमांड देते थे उसको 50% कर देना है। ठीक है, कार्टिज 50% करो, स्टेशनरी कम करो, लेकिन कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब तो स्कैनर, ये सब नहीं होने से तो ई ऑफिस कैसे चलेगा? दूसरा और बोला जो इम्प्रेस्ड कैश है, इम्प्रेस्ड कैश को 33% से 50% तक कम कर दें। तो इम्प्रेस्ड कैश को 33% से 50% कम कर देंगे तो सारे स्टेशन मास्टर लोग को जो इम्प्रेस्ड मिलता है, इसलिए स्टेशन साफ, रोड साइड स्टेशन साफ सुथरा के लिए, स्वच्छ भारत हम लोग कहते हैं, उस स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए काट हो जाएगा। ऐसे पैसा कम मिलता है, काट हो जाएगा तो कहाँ से स्वच्छता आपको होगा, और स्टेशन का जो जरूरत है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा। और ये था आपका गवर्नमेंट का जो 19 जून का चिट्ठी था, सारे जनरल मैनेजर को भेजा गया रेल बोर्ड से वो चिट्ठी। और 2 जुलाई को जो चिट्ठी भेजा है, 2 जुलाई को रेल बोर्ड का जॉइंट डायरेक्टर एमपीपी, उन्होंने सारे जनरल मैनेजर्स को चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी है रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट, नया पद को सृजन के लिए जो हमारा पॉलिसी है उसको रिव्यू करना है। तो रिव्यू क्या किया है इन लोगों ने? 3 बिंदु है उसमें। पहला बिंदु है नया जितने पोस्ट क्रिएट करना है उसको फ्रीज कर देना है, पोस्ट क्रिएट नहीं करना है। दूसरा बोला पिछले साल में जितना पोस्ट क्रिएट हुआ है, पिछले 2 साल में जितना पोस्ट क्रिएट हुआ है, अगर वो रिक्रूट नहीं, उसी पोस्ट में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो वो सारे पोस्ट को फिर वैकेंट पोस्ट का रिव्यू किया जाए, इसी एंगल से कि उसको सरेंडर किया जा सकता है। और तीसरा है अब रेलवे में जितना पोस्ट वैकेंट है उसका 50% सरेंडर कर दे। तो इसको अगर इसी पॉलिसी को अपनाना होगा, इसी पॉलिसी को अगर अपनाना होगा तो ये कोविड-19 चलने के समय भी रेल कर्मचारियों ने जैसे काम कर रहा है रेलवे में, जैसे अभी ट्रेन रनिंग तो कम हो गया, पैसेंजर ट्रेन रनिंग, जब फुल फ्लेजेड में ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा 2-3 महीना बाद, नया पोस्ट नहीं आएगा, लोग रिटायर करके जा रहा है तो कैसे रेलवे का आवागमन होगा? रेलवे तो ठप हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, आप लोग के पास ये विनती है कि मैं बताया कि जिस दिन रेलवे में आया उस दिन से देखा रेलवे के निजीकरण के बारे में बात हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अगर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और एनएफएल मजदूर यूनियन जब ये मुद्दा अपने हाथ में उठा लिया और सारे देश को लीड कर रहा है, सारे रेल कर्मचारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सब कोई आके इस एआईआरएफ और एनएफएल मजदूर यूनियन के झंडे के तले खड़े होकर हमारे साथ इस संग्राम में जुड़ जाए। और हमें इतना विश्वास है कि हम कामयाब जरूर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड पीयूष चक्रवर्ती जी। आपने बहुत अच्छी तरह से प्राइवेटाइजेशन के क्या डिसएडवांटेजेस होगा, क्या क्षति होगा, और जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट है उसमें जो बैन लगाया गया है, जो फ्रीज किया गया, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। मुझे आशा है आपने जैसे बताया एनएफएल मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस मुहिम पे जब जुड़ गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, और हमारे जो दर्शक है वो भी सारा समझ पा रहे हैं कि आंदोलन में हम लोगों के साथ देंगे। अभी मैं कॉमरेड राखाल दास गुप्ता जी के पास आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। जैसे गवर्नमेंट का जो ये प्रक्रिया भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, ये निजीकरण का, अगर यही चलता रहा तो इसमें एनएफएल मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? आप लोग क्या करने वाले हैं? थोड़ा संक्षेप में हमको बताइए, हम लोगों को, सब दर्शकों को बताइए।
थैंक यू राजीव। हम पहले तो हमारे देश की जनता, जनसाधारण ये अपील करेंगे, ये वो क्या जस्ती भाड़ा देके चलना पसंद करते हैं या कमती भाड़ा से रेल में वर्तमान में जैसे चलते हैं वो पसंद करते हैं। हम जानते हैं वो लोग कोई ये पसंद नहीं करेगा कि पॉकेट से पैसा जाए, पॉकेट काटा जाए, ये कभी नहीं ये समर्थन करेगा। और जो लोग आज का तिथि में आपको जैसे कैंसर पेशेंट जाता है उसको किराया नहीं लगता है, कंसेशन मिलता है। ओल्ड एज के लोग जाता है उसको कंसेशन दिया जाता है, और ऑर्थोपेडिकली चैलेंज लोग जो है उसको कंसेशन दिया जाता है, और स्टूडेंट को कंसेशन दिया जाता है। अब बहुत तरह तरह के कंसेशन, प्लेयर्स को कंसेशन दिया जाता है। ये कंसेशन सब कर दिया है और पैसा देके चले। हम जानते हैं ये जनता, भारत की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं। और भारत की जो शक्ति जो है, भारत के जो यंग मैन है, हमारे बहन लोग है, वो लोग भी उसको नौकरी का जो भी स्कोप है वो कभी कमती हो गया, जो भी है वो कार्टेल हो जाए और रेल एम्प्लॉय के बजाय वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हो जाए, कभी नहीं ये बर्दाश्त करने वाला। जहां तक रेल कर्मी का सवाल है, रेल कर्मी प्रकाश रंजन कमेटी बैठा था पहले, देवराज कमेटी बैठा था, दोनों को रिकमेंडेशन से नाकाम किया आंदोलन की वजह से। आंदोलन करके वैसे ही हमारे ये जो वर्तमान देवराज कमेटी का रिकमेंडेशन है, दोनों के रेल अभी चलते है, सरकार चल रहा है, उसको नाकाम के लिए जी जान से लड़ने का वादा करेंगे। और ये वादा पूरा करने के लिए ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने 9 तारीख को एक आह्वान किया, रेल बचाओ दिल बचाओ। 9 अगस्त को कहे आह्वान किया। 9 अगस्त जो है, 9 अगस्त 1942 गांधी जी ने ब्रिटिश को नोटिस दिया, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। आज 9 अगस्त में हम यही सरकार को नोटिस देने वाले हैं, इस सरकार निजीकरण छोड़ो, देश को रक्षा करो, ये आह्वान करने के लिए आए। और हम खास करके हमारे फिर से युवा लोग को, ट्रेन जो अप्रेंटिस लोग आए, वो लोग जो हमारे देश की जनता है उसको आह्वान करेंगे। जैसे रेल मजदूर के आंदोलन 1974 में जो लोग ने हमारे मदद किया, वैसे ही मदद करे ताकि हम सफल हो सके। ये जो कार्रवाई है और डीए फ्रीज करना, ये सब जो कार्रवाई है इसको हम रोक नहीं सके, ये आह्वान करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद कमरेड राखाल दास गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया आज के डेट में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो सरकार कैंटिलीवर पॉलिसी से, उसके बारे में कॉमरेड पीयूष चक्रवर्ती जी, कॉमरेड दिलीप चक्रवर्ती जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, हमारे दर्शकों को बताया। मुझे आशा है जैसे सभी कॉमरेड्स ने बताया, इंडिया रेलवे फेडरेशन और एलएम रेलवे मजदूर यूनियन का हर मुहिम पे हम लोग, हर युवा साथी, हर रेलवे कर्मचारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और इसमें सिर्फ रेलवे कर्मी नहीं, आम जनता भी प्रभावित होंगे। इसलिए हम जनता को भी आह्वान किया गया था कि हमारे साथ आंदोलन में जुड़े, वो लोग भी जुड़ेंगे। यही आशा करते हुए सबका स्वस्थ शरीर का कामना करते हुए मैं कॉमरेड राजीव को आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।